अच्छा भाई, आज हम बात करेंगे जरा अपने इस पर्टिकुलर सोलर सिस्टम वाले कंटेंट के ऊपर। इसको भी यहाँ से जरा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव सब पता रहे, ये चीजें हमें आ जानी चाहिए। कोशिश करेंगे कि ये चीज हमारे सारी आज के लेसन के अंदर कंप्लीट हो जाए। अच्छा भाई, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो ऑफ इज आवर सोलर सिस्टम इटसेल्फ ना। तो आवर सोलर सिस्टम मेरे बच्चों इज कंप्राइजिंग ऑफ अ स्टार। सही, इसके अराउंड आपका पूरा सिस्टम रिवॉल्व करता है, विच इज योर सन। सही, देन यू हैव 8 प्लैनेट्स। सही, इस ऑर्डर में हम नेम लिखेंगे और उसके बाद है हमारा कुछ माइनर प्लैनेट्स और ड्वार्फ्स वगैरह। तो मैं एक अच्छी सी इमेज इसकी पहले ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। And I need the creepers built as well. Solar system. And Kuiper built. अच्छा भाई, तो अगर हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की ना, तो बेसिकली सोलर सिस्टम कंप्राइज करता है हमारे पास कुछ चीजों की। तो ये जनरली जो सोलर सिस्टम हम पढ़ते थे अपने बचपन में, वो हमारे पास अपना कुछ 9 प्लैनेट्स पे बेस्ड होता था और एक सन होता था। अब चीजें थोड़ी सी इसके अलावा भी हैं, तो हमें पता होनी चाहिए, नॉलेज के लिहाज से अच्छी चीज है। तो कन्वेंशनली वी हैव आवर सन एट द वेरी सेंटर ऑफ द of the solar system, ठीक है, in general we have Mercury, Venus, Earth, Mars. इसके बाद हमारे पास आती है एक एस्टेरॉइड बेल्ट। सही, जैसे आपके नॉर्मल प्लैनेट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, इस तरह से ये एस्टेरॉइड बेल्ट में भी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं जो आपके इस सन को ऑर्बिट करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन एस्टेरॉइड बेल्ट्स में कुछ पर्टिकुलर एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जिनको आपने कह लो कि माइनर प्लैनेट्स या ड्वार्फ प्लैनेट्स के तौर पर ट्रीट किया। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे तो आपसे। देन यू हैव जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। यहां तक आपके ये 8 प्लैनेट हो जाते हैं। So these are your planets. 4 rocky planets, and the other 4 are basically your gaseous planets. उसके बाद आता है प्लूटो। See, Pluto used to be considered as a planet. सही है, प्रॉपर प्लैनेट कंसीडर होता था, लेकिन विद टाइम यहाँ पे अब इसको अब ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे ट्रीट किया गया है। और क्योंकि ये आपके क्वीपर्स बेल्ट के ऑब्जेक्ट में से भी एक माना जाता है जो थोड़ा सा अड्रिफ्ट होके आगे आ चुका है। तो हमारे पास बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जैसे इरिस है, प्लूटो है, मेक है, सही है, इसी तरह से सीरीज है, सही, सीरीज। ये सब वो प्लैनेट्स हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब इसमें मुझे पहले आपको एक बताना चाहिए कि भाई प्लैनेट की डेफिनेशन क्या है, हाउ डू यू डिफाइन अ प्लैनेट। प्लैनेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली आपको जो बातों की जरूरत है, जो कंडीशंस हैं, हम कहते हैं कि भाई सेटिस्फाई हो रही है तो प्लैनेट के तौर पर ट्रीट होगा। तो सबसे पहले आप ये बोलोगे भाई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, सही, स्फेरिकल शेप होना चाहिए, मस्ट बी सर्कुलर, स्फेरिकल इन शेप। दूसरी बात, must have orbit around your sun. And third, it must have no debris around it.
सही, उसका एटमॉस्फेयर क्लियर होना चाहिए, कोई रॉकी मटेरियल वगैरह उसके अराउंड ऑर्बिट ना करे। ये 3 चीजें हैं जो कि प्लैनेट की डेफिनेशन में आती है कि you'll treat a body as a planet if it is spherical in shape, say if it must have an orbit of its own around the sun, and it must not have a debris in its atmosphere. तो dwarf planets वो थे जो आपके मून से भी छोटे हो गए। See, dwarf planets are basically those planets which ended up being smaller than the moon of your Earth. Dwarf planets are even smaller than the moon. But like they do have kind of like an orbit, and they do have a clear atmosphere, but they're so small कि you treat them as dwarfs. वे बहुत छोटे छोटे से हैं। तो इस dwarf planets के अंदर you have like Pluto, एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप लिखें यहाँ पे, say you've got Ceres, you have got Eris, so ये आपके पास कुछ पर्टिकुलर dwarf planets के तौर पे ट्रीट होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट हो गया, dwarf planets की बाहरी बात हो गई। फिर आते हैं आपके पास एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या चीज है अगर हम इसको समझना चाहें तो दे बेसिकली रॉक्स। सही, दे आर जनरली लाइक ह्यूज रॉक्स जो आपके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं, और ये जनरली आपके आउटर स्पेस का एक डिब्री है, कचरा ही कह लो एक तरह से। कचरा कहना अब मुनासिब नहीं रहता, लेकिन डिब्री इन द सेंस इट्स समथिंग दैट हैज नो इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन इन जनरल। इट्स एक्चुअली द रिमेन्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्यू थिंग्स जो आपके यूनिवर्स में चल रही होती है। तो इट्स स्पेस डिब्री एंड इट्स रिवॉल्विंग अराउंड योर अर्थ, बोलो सॉरी, योर इट्स रिवॉल्विंग अराउंड योर सन। तो इसके बारे में भी मैं लिख देते हैं भाई। Large rocks that have no atmosphere of their own and have an orbit if in the asteroid belt. इसी से निकलते हैं मीटेरॉइड्स। इन्हीं में से आपके पास मीटेरॉइड्स निकल के बाहर आते हैं कि भाई दे एक्चुअली ब्रोकन पार्ट्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, बड़े लार्ज चंक्स छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक हो जाते हैं। मैं यहाँ पे इनकी एक्सटेंशन में लिख देता हूँ भाई, meteoroids are smaller sized rocks broken out of asteroids. ठीक है, ये एस्टेरॉइड में टूट के निकलते हैं छोटे छोटे पत्थर, यानी इतने छोटे भी नहीं होते, ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन एस्टेरॉइड के ब्रोकन पार्ट्स होते हैं। और जब ये आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं देन दे बिकम अ मीटियोर। जो आप जिसको शूटिंग स्टार्स बोल रहे होते हैं, दे आर नॉट टेक्निकली शूटिंग स्टार्स, दे आर मीटियोर्स, rocks, stones that enter into the earth atmosphere. When they enter the earth's atmosphere, they become meteor। ठीक है, जो कि वे टाइम बर्न होके खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको इतना ज्यादा हीट अप करता है कि वो इवेंचुअली अपना जितना
छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होकर अपने आप को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज आती है जैसे आप कहते हैं कॉमेट। जैसे हेलीज कॉमेट बड़ा मशहूर है आपके पास है। तो जरा कॉमेट के बारे में भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। कॉमेट का क्या, ये सब बेसिक टर्म्स हैं जिसका हमें थोड़ा इल्म होना चाहिए कि भाई हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सिर्फ प्लैनेट्स नहीं होते, सही है। तो प्लैनेट्स के अलावा हमारे पास उसमें डॉर्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी आती है, हमारे पास एस्टेरॉइड्स आते हैं, हमारे पास कुछ मीटियोरॉइड्स आते हैं। ये वर्ड्स वो कॉमन वर्ड्स जो हम सुनते हुए आ रहे होते हैं। इसी तरह कॉमेट्स है। कॉमेट की खास बात ये होती है, कॉमेट में और एस्टेरॉइड में फर्क ये है, कॉमेट में एक टेल नजर नजर आती है। ठीक, उसमें असल में वो सिर्फ रॉक नहीं होता ना। कॉमेट कॉमेट का मामला ये, कॉमेट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉक गैस एंड थोड़ा बहुत आइस होती है इसके ऊपर। तो कॉमेट बेसिकली इज मेड आउट ऑफ डस्ट embedded in ice and methane. See, they're like a huge, कह लो कि chunks of ice and dust. Dust in the sense में भी एक सॉलिड एंटिटी बन चुके होते हैं आपके पास। और इनकी एक टेल आपको नजर आती है। उसकी वजह यह है कि भाई व्हेन कॉमेट्स पास क्लोजर टू द सन, तो जो रेडिएशंस हैं जो सन से आ रही होती हैं, रेडिएशंस कॉज आइस टू मेल्ट। सही, अब मोशन की वजह से क्योंकि वो मूव करता हुआ जा रहा होता है, तो ये जब आइस पिघलती है तो उसमें से डस्ट और ये सब चीजें ना अपनी एक ट्रेल छोड़ती हुई जाती है। मोशन ऑफ कॉमेट causes dust and gas to be blown away. Hence, it leaves a tail. Yeah, it forms a tail of its own. तो ये कॉमेट का है मामला। तो ये थोड़ा सा आपके एस्टेरॉइड से डिफरेंट होता है। इसमें आपके पास आइस वगैरह इस तरह की चीजें जो है, मेथेन गैस वगैरह सब मौजूद होती है। अच्छा भाई, अब हम आगे की तरफ आते हैं। वंस थ्रू द आइडिया ऑफ कॉमेट, फिर हमारे पास बेसिक सोलर सिस्टम की जो एंटिटीज हैं वो डिस्कस हो गई कि भाई हमारे पास सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हुआ करती थी, हमारे प्लैनेट्स किस तरह से हैं, हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट का क्या कॉन्सेप्ट है। और एक चीज आप यहाँ पे देखोगे कि जितने स्टार्टिंग के प्लैनेट्स हैं ना आपके पास, ये जितने हैं ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं। इनका सरफेस हार्ड है, रिजिड है। इनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये एक कह लो कि एक रॉक फॉर्मेशन के अंदर आ चुका है। लेकिन ये जितने बड़े बड़े हैं ये सब गैशियस प्लैनेट्स। इनके सर्फेसेस हार्ड और रिजिड नहीं है, ये गैशियस प्लैनेट्स। अब इनके बारे में ना एक चीज और है, और वो चीज है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ना, जिसके ऊपर हम बात करें। क्योंकि हमने अब तक ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो सोलर सिस्टम था उसमें हमारा एक स्टार है,
उन 8 प्लैनेट्स के हमने नाम देखिए, सही है, डॉर्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स वगैरह देख लिए। फिर हमें ये पता होना चाहिए, हाँ भाई कॉमेट्स वगैरह भी हमारे पास कुछ चीजें मौजूद है, और मून्स हमारे हर एक पर्टिकुलर जनरली इसके साथ चीजों के साथ मौजूद होते हैं। उनकी मैं एक लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि भाई किस प्लैनेट के साथ कितने मून्स हैं, ताकि आप उसको एक जनरल अपने ध्यान में मेमोराइज कर सको। वैसे तो जनरली इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि एटलीस्ट एक आइडिया रखना कि किस पर्टिकुलर प्लैनेट के अराउंड कितने मून्स मौजूद होते हैं। तो मैं वो डाटा, इसकी एक शीट ऐड करता हूँ, गिव मी अ सेकंड। सही, तो ये हमारे पास अब कुछ जरा हम बात कर रहे हैं अपनी ऑन द डेटा अबाउट आवर सोलर सिस्टम, और यहीं से मैं कुछ चीजों का लिंक करूंगा। देखो कुछ बेसिक बातें जो आपके सन अर्थ और मून के बारे में बताई गई, जैसे सन का मास जो है वो 2 एक्सपोनेंट 30 होता है। then you do not need to remember them, just to give you a comparative idea कि how big of your sun is, अर्थ और मून में दरमियान में फर्क कितना है, उनके रेडिया में कितना डिफरेंस है, उनकी डेंसिटीज में कितना फर्क है। ठीक, तो वी हैव अ सन एज 2 एक्सपोनेंट 30, ये सन का मास है, और अर्थ का 6 एक्सपोनेंट 24। तो अगर आप कंपैरिजन करने की कोशिश करो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सन का मास 10 की पावर अराउंड 6 टाइम्स ज्यादा है, मतलब अ मिलियन टाइम्स बिग। आप ये कह सकते हो कि भाई सन is a million times heavier. It has more mass than the Earth. ये बात यहाँ पे कही जा सकती है बात। मून इज अराउंड 7.4 एक्सपोनेंट 22 kilograms. से ये रेडियस वगैरह लोगों के छोटे छोटे होते हैं, नॉट एज बिग। और डेंसिटी से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि रॉकी सरफेस और गैशियस सरफेस, सी सन इज एक्चुअली अ बॉल ऑफ गैस ना, तो आप देख सकते हो इसकी डेंसिटी कम है बाकी इन दोनों के मुकाबले में, क्योंकि दोनों सॉलिड्स है तो इनकी डेंसिटी आपको ज्यादा नजर। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सन की सरफेस पे बहुत सही, उसका बेसिक रीजन ही यही है हमारे पास कि जो सन है उसका मास इतना ज्यादा, याद रखना ग्रेविटी के पीछे मास का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई प्लैनेट या कोई सेलेस्टियल बॉडी कितनी ग्रेविटी अपनी रखती है, इस चीज के बैकग्राउंड में उसका मास बहुत बड़ी रोल को प्ले करता है। बिगर masses हैव मोर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये बात मैं एज अ पॉइंटर यहाँ पे कह देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपके जहन में रहेगी कि भाई बिगर प्लैनेट्स विद मोर मास, बिगर प्लैनेट्स का मतलब ये कहना चाहिए planets having more mass have stronger gravitational fields. More mass and small, or should I just write it more mass in less volume have more density, more gravity. मतलब बड़ा प्लैनेट हो लेकिन उसका सारा मास एक छोटी सी जगह में, मतलब एक डेंसिटी ज्यादा हो ना अगर किसी प्लैनेट की, तो उसकी ग्रेविटी भी बड़ी स्ट्रांग होती है कि भाई बहुत सारा मास एक जगह में बंद। तो मास का एक बहुत बड़ा रोल है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एक इक्वेशन है इसकी बाकायदा जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऐसे लिख रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है जिसमें कैपिटल एम उस प्लैनेट का मास होता है और आर उस प्लैनेट का रेडियस होता है। इससे आपको पता चलता है कि उसके सरफेस पे ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन के मुताबिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द मास of the planet, and gravitational field strength is inversely proportional to the radius of the planet. वो भी स्क्वायर्ड। ठीक है, अगर मास सेम है लेकिन एक बहुत बड़ा आपका प्लैनेट हो गया, रेडियस उसका बहुत ज्यादा हो गया उसका, तो उसकी फील्ड गिर जाएगी। ठीक, तो अगर आप छोटे प्लैनेट्स में भी आपको ग्रेविटी अच्छी मिल सकती है, और इस चीज का अंदाजा मैं भी आपको नीचे वाले टेबल में करवाता हूँ। नीचे वाले टेबल में हम डिफरेंट प्लैनेट्स के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अगर अर्थ को और
यूरेनस को और सैटर्न को कंपेयर करो तो आपको अंदाजा होगा कि आपके पास जो ये जो साइज ऑफ प्लैनेट है वो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। क्या अगर आप इस चीज को अंदाजा लगाते हैं कि भाई अर्थ यानी डिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं आपको मिसाल दूं कि भाई अर्थ का जो कह लो कि मास है वो इतना पर्टिकुलरली अगर आप देखें यहाँ पे 5.97 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम, ये अर्थ का मास है आपके पास, ठीक है। और अर्थ का अगर आप इसकी जगह कंपेयर करें आप जरा सैटर्न के मास को, तो सैटर्न का मास आपको मिल रहा है 568 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम, वेरी वेरी हैवी। लेकिन अगर आप इनके पर्टिकुलर अपने इनके साइजेस को, इनके डायमीटर्स को कंपेयर करें कि भाई इसका डाया कितना है आपके पास अर्थ का और सैटर्न का, तो आप डाया को कंपेयर करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रेविटी इनकी किस तरह से देखो सिमिलर निकली। कि अगर आप अर्थ का डायमीटर देखें इट्स 12.8 एक्सपोनेंट 3 किलोमीटर्स, और अगर आप सैटर्न का डायमीटर चेक करें तो सैटर्न का डायमीटर जो है आपके पास वो 120 एक्सपोनेंट 3 किलोमीटर्स। ये वाला इनका डायमीटर वाला टेबल देखिए। तो जब आप इन दो प्लैनेट्स को कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि भाई सैटर्न इज एक्सट्रीमली बिगर, लेकिन दोनों की ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली सेम, दे हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर दैट डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, इट्स इट्स मास एंड इट्स रेडियस। ये जी तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी को छोड़ दो, कैपिटल जी इज अ सिंपल कांस्टेंट, इसकी कोई अहमियत नहीं है। m इज द मास, ठीक है, ऑफ योर प्लैनेट, एंड r इज द रेडियस। रेडियस के लिए आप उसको हाफ करके देख सकते हो, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी तो सेम ही है बेटा। तो दे बोथ हैव द सेम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, व्हिच इज समथिंग प्रीटी मच टू डिसाइफर कि हाँ भाई ऑल्दो दे हैड like Saturn had a huge mass, so yeah, and it was way bigger in size, but gravitational field strength had just particularly not nothing to do with mass, it has to do with the radius as well. भाई जरूरी नहीं होता कि जो चीज इतनी बड़ी हो उसकी उतनी ग्रेविटी हो, इसमें दोनों बातें आती है भाई, मास भी ज्यादा हो और साइज में भी छोटा हो, डेंसिटी का बहुत ज्यादा फैक्टर आ जाता है, उसके कॉम्पैक्टनेस वगैरह को देखा जाता है कि अच्छा ठीक है भाई मैं सरफेस के ऊपर बात कर रहा हूँ तो सरफेस में कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकलती है, वो वाली सारी चीजें। So they both have approximately the same gravitational field strengths, 9.8, 9। So इसी तरह सैटर्न और यूरेनस कब अगर कंपेयर करना चाहो तो उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका आपको इल्म होना चाहिए कि प्लैनेट्स हाउ डू दे डील विद दीस थिंग्स। उसके अलावा दूसरी चीज जिसका हमें अंदाजा होना चाहिए, नहीं नहीं ये लिस्ट याद नहीं करनी, एग्जामिनर ये कहता है कि भाई यू शुड बी एबल टू एनालाइज डेटा। सही, आपको डेटा की एनालिसिस करनी आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कंक्लूजन देके समझा रहा हूँ कि भाई मास और डिस्टेंस दोनों का अमल दखल है इस बात को डिसाइड करने में कि प्लैनेट के सरफेस पे कितनी ग्रेविटी हो। इसी तरह से अगर आप उनके सरफेस टेम्परेचर्स पर नजर डालें, सही, तो सरफेस टेम्परेचर जो है किसी भी प्लैनेट का वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि वो प्लैनेट सन से कितना दूर है, कि सन की जो हीट है वो उस तक कितनी पहुंच पा रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सही, पहला फैक्टर तो ये होता है। दूसरा फैक्टर होता है आपके पास उस प्लैनेट का अपना एटमोस्फेयर। सही, दूसरा फैक्टर जो है आपके पास वो है प्लैनेट का एटमोस्फेयर, कि भाई आपका जो एटमोस्फेयर है वो कितना चला जाता है। ये दो बातें हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपके सरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा या कम। तो अब जरा इस बात को मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर भी। सरफेस टेम्परेचर of a planet in an orbit, या क्या लोगे
सिंपल लिखते हैं भाई, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 आपके पास है भाई डिस्टेंस फ्रॉम द सन। डिस्टेंस फ्रॉम द सन के मामलात ये हैं कि अगर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होगा, if a planet is very far away from the sun, if it has a greater distance from the sun, तो उसके नतीजे में होगा ये कि less intensity of sun's radiation reaches the planet। सही, कम हीट पहुंचेगी उस तक। जब कम हीट पहुंचेगी तो लाजमी बात है भाई टेम्परेचर कम होगा। सही, therefore you'll have less surface temperature। एक फैक्टर तो ये है, डिस्टेंस बहुत बड़ा मैटर करता है। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो है एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट। अगर प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, डेंसिटी अच्छी नहीं है उसके एटमॉस्फेयर की, तो वो जो रेडिएशन उसके अंदर आती है वो ट्रैप नहीं होगी बल्कि वो उसके सराउंडिंग में रिलीज होती रहेगी। सही, और जितना बड़ा प्लैनेट होता है ना उतनी ज्यादा रेडिएशन भी वो इमिट करता है। तो एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट के बारे में आप कहते हो कि भाई थिन एटमॉस्फेयर does not trap heat from the inner core of planet and that received from the sun। मतलब जो सन से भी आई वो भी ट्रैप नहीं हो पाती, वो आहिस्ता आहिस्ता रेडिएट हो जाती। तो जब वो हीट बाहर की तरफ फेंक देगा तो लाजमी सी बात है भाई इसके नतीजे में यही होगा कि आपके पास प्लैनेट ठंडा हो जाएगा। Hence surface cools। और तीसरा उसका जो सरफेस एरिया है वो भी मैटर करता है। सरफेस एरिया ऑफ द प्लैनेट आल्सो मैटर्स, कि उसका साइज कितना बड़ा है, उसका बाहर का सरफेस एरिया। जैसे छोटा सरफेस एरिया या बड़ा सरफेस एरिया, बड़े सरफेस से ना रेडिएशन ज्यादा निकलती है। बिगर सरफेसेस एक्चुअली रेडिएट हीट मोर, स्मॉलर सरफेसेस रेडिएट हीट लेस। Larger surface area promotes more heat transfer via radiations। सही, कौन से? इंफ्रारेड रेडिएशंस। सो इट कूल्स। ये कुछ चीजें हैं जिसका फैक्टर पे इफेक्ट आता है, और इन तीनों चीजों को तुम अपने इस टेबल के अंदर देख भी सकते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप सरफेस टेम्परेचर्स पे गौर करना शुरू करो तो यू सी कि मर्करी, वीनस एंड अर्थ, इनके सरफेस टेम्परेचर्स फिर भी हाई। मर्करी, वीनस एंड अर्थ, इनके सरफेस टेम्परेचर्स हाई। मर्करी का तो बहुत ही ज्यादा है, उसके बाद वीनस का उससे भी ज्यादा। अच्छा, वीनस ऑल्दो सन से दूर है लेकिन फिर भी वीनस का सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए वीनस का एटमॉस्फेयर, वीनस एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस, तो जो हीट उसके अंदर जाती है वो ट्रैप होकर रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए ऑल्दो वीनस दूर है मरकरी से, पर फिर भी वीनस का सरफेस टेम्परेचर तुम्हें उससे ज्यादा मिल रहा है। अर्थ, मैंने वैसे ही कहा था भाई, अर्थ एक तरह से आप समझ लो कि गोल्डी लॉक जोन के अंदर है, बहुत अच्छा डिस्टेंस आपके सन के साथ। सही है, और उसका एटमॉस्फेयर भी इतना परफेक्ट डिजाइन हुआ है कि वो उसी हैबिटेबल टेम्परेचर में आ चुका है, कि अराउंड एवरेज टेम्परेचर आपकी अर्थ के सरफेस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाता है। एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है, एवरेज। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप मार्स पे जाते हो तो मार्स का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हुआ, माइनस में जा चुका है उसका सरफेस टेम्परेचर। अब ये माइनस में जाने का मतलब ही यही है कि भाई यहाँ क्या मामला है, मार्स का एक तो एटमॉस्फेयर नहीं है प्रॉपर, और दूसरा क्योंकि उसकी ग्रेविटी वीक है।
एटमॉस्फेयर ना होने का जो रीजन होता है ना, वो वीक ग्रेविटेशन होती है, कि भाई प्लैनेट की अगर ग्रेविटी सफिशिएंट नहीं है तो वो उसके एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पाती, और आहिस्ता आहिस्ता आपका जितना एटमॉस्फेयर था, जितनी गैसेस थी आपके प्लैनेट के अराउंड, वो आपके आउटर स्पेस के अंदर एवापोरेट कर जाती है, एंड यू आर लेफ्ट विद नथिंग। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि आपका जो इधर कहने के मामला चलता है मार्स पे, मार्स का टेम्परेचर इतना कम इसी वजह से, एक तो डिस्टेंस भी इसका ज्यादा है। सही, मार्स का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन आपका डबल के आसपास का डिस्टेंस है, जितना अर्थ का डिस्टेंस है सन से, उसके डबल डिस्टेंस पे अराउंड आपके पास आपका मार्स मौजूद है। डबल तो नहीं, खैर मतलब 1.5 टाइम्स कह लो एक तरह से, डिस्टेंस अच्छा खासा बढ़ जाता है उसमें। तो मार्स का टेम्परेचर आपको कम दिखता है। उसके बाद आपकी एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, और फिर शुरू होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। इनके टेम्परेचर सरफेस के देखो सारे नेगेटिव, नेगेटिव टेम्परेचर के इनके सरफेस टेम्परेचर, इंतहाई ठंडे सरफेसेस इसकी। और वही रीजन है कि भाई सन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो सन की जो रेडिएशन है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, बहुत लो इंटेंसिटी के सोलर रेडिएशन वहां तक पहुंच, इसलिए वो प्लैनेट गर्म ही नहीं रह पाता। तो यहाँ पे अगर हम ऐसी एक रीजन के तौर पे लिखे भाई मार्स इज कूलर देन अर्थ as it is further away from sun and also has a thinner atmosphere। सही, उसका एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा थिन। सही, इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई planets after the asteroid belt यानी हम बात कर रहे हैं जुपिटर, सैटर्न, इनकी, नेपट्टून वगैरह की, इनके मामला ये होते हैं दे आर वेरी कूल ऑन द सरफेस, लेकिन ये सिर्फ सरफेस पे ठंडे हैं, अंदर नहीं। इनके इंटरनल सरफेस, अगर सरफेस से नीचे जाओ तो इनके टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं। व्हेन यू गो क्लोजर टू देयर कोर्स, तो वहां प्रेशर इतना ज्यादा है गैस का कि वहां टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मिलता है आपको, वहां मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सिर्फ सरफेस सरफेस की कहानी है। से दे वेरी कूल ऑन द सरफेस बट दे वेरी हॉट एट द कोर्स। द प्लैनेट्स आफ्टर द एस्टेरॉइड बेल्ट, जाके जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, दे वेरी कूल ऑन द सरफेस as they are very far away from sun। See, very less heat reaches there। Jupiter rains diamonds, oh wow, that's cool। लेकिन उसके सरफेस से नीचे जाने के बाद होगा वहां, आउटर सरफेस पे तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत नीचे जाके यहाँ प्रोबेबली वहां पे कार्बन हाई प्रेशर के ऊपर कंडेंस यानी कह लो कि ज्वाइन होके डायमंड फॉर्मेशन कर लेता होगा। ब्रिलियंट, लेट्स गो डायमंड हंटिंग। इंसान को जिंदगी में ये तो जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सरफेस टेम्परेचर का भी थोड़ा सा इस चीज का अंदाजा हो। तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का रीजन समझा, हमने सरफेस टेम्परेचर की वेरिएशन को समझा। सही है, नंबर ऑफ मून्स आपके पास आप यहाँ देख सकते हो कि भाई मर्क्यूरी एंड वीनस डू नॉट हैव देयर मून्स, मार्स हैज वन, अर्थ हैज वन, मार्स हैज टू। इसी तरह जुपिटर हैज 79, सैटर्न इज 82, यूरेनस 27 एंड नेपट्टून हैव 14 मून्स। तो ये आपके पास इनके मून्स है। आई वुड जस्ट आस्क यू टू भाई you remember the numbers. At least you are the first batch to give this paper. I would just suggest you to just have an idea कि यार एक थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अच्छा, अब जरा थोड़ी मैथमेटिक्स पे आते हैं इसकी, कि इनके ऑर्बिटल टाइम पीरियड्स वगैरह पे क्या, आप ऑर्बिटल टाइम पीरियड पे अगर गौर करो कि कितनी देर में वो प्लैनेट आपके पास ऑर्बिट करता है किसी अपने सन को,
तो आप देखते हो कि द फर्दर यू मूव अवे उतना ज्यादा टाइम लगता है उसको ऑर्बिट करने में। जैसे मर्करी ऑर्बिट्स इन 88 days, Venus in 225 days, Earth in 365 days, Mars 687, Jupiter takes around 11.9 years of Earth to one's orbit. 12 साल में एक दफा ऑर्बिट करता है। यहाँ 12 साल गुजर जाते हैं अर्थ पे, वहां जुपिटर पे एक साल गुजर। Saturn 29.5, Uranus 84 years, Neptune 165 years. So the further you move away from your planet, say further you move away from your sun, sorry planet बोल रहा हूँ, the greater is the orbital time period. उसका टाइम पीरियड उतना बढ़ता है। और इसको हम एक इक्वेशन से आपको समझाते हैं। ये बात हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, तो ये फैक्चुअल बातें हैं जो थोड़ा सा आपको अभी पता होनी चाहिए। इसकी असल मैथ्स जो है ना वो आगे जाके आती है, A2 में आती है, ग्रेविटी पढ़ाते हैं। तो बस इतना लिख देते हैं भाई, द ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, the larger is the orbital time period. See, the greater the radius of orbit, the larger is the orbital time period. इसकी एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के मुताबिक ये कहा जाता है कि t square equals constant times r cube. इसमें t is the time period of orbit, ठीक है, and r is basically the radius of orbit around the sun. ये छोटी सी रिलेशनशिप है, तो इसमें आप देख सकते हो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डायरेक्ट रिलेशन। सी, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ डायरेक्ट रिलेशन कि अगर आप एक ग्राफ बनाते हो इसका, जिसमें आप टी स्क्वायर को वाई एक्सिस पर रख दो और आर क्यूब को एक्स एक्सिस पर रख दो, तो इट विल टर्न आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। It will turn out to be a straight line. Do not remember this equation. I'm just giving you the reason why कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई डिस्टेंस बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है। तो मैंने इसकी इक्वेशन दिखाई थी, ये डिस्टेंस बढ़ने से टाइम पीरियड इस वजह से बढ़ता है कि the further you are, the more would be your time period. और इस वक्त ये समझ लो कि जब भी कोई सैटेलाइट, या एक सैटेलाइट तो नहीं कहना चाहिए, जब भी कोई बॉडी सन को ऑर्बिट करती है ना, तो ऑर्बिट करने के दौरान, मैं इसको सर्कुलर बना रहा हूँ अभी फिलहाल, एलिप्टिकल होते हैं वैसे तो खैर, लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग इट सर्कुलर फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट टू गिव यू आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। जब भी आपका कोई भी प्लैनेट हो एक्स वाई जी, वो आपके सन को ऑर्बिट कर, तो डायनामिक्स में हमने ये बात सीखी है कि व्हेनेवर समथिंग इज मूविंग इन अ सर्कल, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सर्कुलर मोशन, एंड व्हेनेवर थिंग्स मूव इन सर्कल देयर इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पे द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द सन, gravitational force from the sun to the planet acts as a centripetal force. सही, आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन से उस प्लेनेट पे लग रही होगी, वो सेंट्रीपिटल की तरह काम, which keeps it within its orbit. क्वालिटेटिव है ना हमारे पास, हमें पता होना चाहिए भाई सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हम इसका जिक्र भी करते थे कि प्लैनेटरी मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल। और जितना आप प्लैनेट से दूर जाएंगे, यू गेट वीकर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। फील्ड स्ट्रेंथ तो क्या खैर गिर जाती है, सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो गिरती है। आप जितना सन से दूर निकलेंगे, सन की ग्रेविटी की फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सन की ये कह लो, वो कम होती है। जैसे आपकी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना,
आपके सरफेस के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.81, सही। अब आप जैसे जैसे जमीन से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, ग्रेविटी वीक से वीक होती चली जाती है। ऐसे ही सन के साथ भी, द फर्दर यू मूव अवे फ्रॉम द सन, द वीकर द ग्रेविटेशनल फील्ड गेट्स। सेंट्रीफ्यूगल मेरे बच्चे, इट्स ऑन द अदर साइड ना। सेंट्रीफ्यूगल आपके पास एक रिएक्शन फोर्स है सेंट्रीपेटल की, तो इट्स समथिंग दैट द सन वुड फील बेसिकली। तो वो तुम्हारे बियॉन्ड स्कोप है, तो इसलिए हम उसका जिक्र भी नहीं कर रहे। बस ये बात हम कहते हैं कि आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सन is strongest at the surface of sun and gets weaker as the distance from the sun increases. See, as you move further away, then अर्थ पे सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, मार्स पे उससे कम है, जुपिटर पे उससे कम है। तो हर प्लैनेट अर्थ की वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस कर। इस बात का जिक्र मैंने यहाँ पे भी कहा था, या तो मैंने रेडियस के साथ लिंक करके दिया, यहाँ पे मैंने इस बात से इसका रिलेशनशिप बताया कि भाई सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपके उससे उसके सेंटर से होने वाले डिस्टेंस पे प्रोपोर्शनल चलती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमारे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एनालाइज करना सीखा कि किस तरीके से सरफेस टेम्परेचर और इसकी फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन है। हमने इस बात को समझा कि भाई सरफेस ऑफ द प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, उसके सरफेस जितना मास है वो, और अराउंड द प्लैनेट जितना आप दूर जाएंगे उससे वीक होता चला जाए। और हमने इस बात को भी समझा कि रेडियस ऑफ द प्लैनेट के साथ भी इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक। फिर हमने ये बात समझा कि भाई सन कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम एंड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस इज ग्रेटर एंड इट गेट्स वीकर, सही है। और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, सन की फील्ड स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा ही है क्योंकि सबसे ज्यादा मास वगैरह उसका है। फिर हमने इस बात को भी समझा कि जो फोर्स प्लैनेट को सन के अराउंड ऑर्बिट में रखती है वो सेंट्रीपेटल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और हमने सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को भी ये समझा कि वो डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे आप प्लैनेट से दूर निकलते हैं। तो जो हमारे इसमें लर्निंग आउटकम्स थे भी हमने जनरली यहाँ डिस्कस करके उसे पूरा किया। तो आज का लेसन मैं यहीं तक रखता हूँ बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मूव करेंगे हमारे स्टार्स वगैरह के कॉन्सेप्ट पे, और नेक्स्ट वीक की 2 क्लासेस में स्पेस फिजिक्स हम कंप्लीट करते हैं। टिल देन ख्याल रखिएगा, पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सन हैज मोर वॉल्यूम, लेकिन सन हैज मोर मास एज वेल। तो आपके पास जितना मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है वो सन के ऊपर उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा के देता है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर ना बेटा, मास और रेडियस दोनों मैटर करते हैं।